हेलो एवरीवन। अब देखिए, जब हम मेंस के आंसर्स लिखते हैं GS 1, 2, 3 एंड बारिंग केस स्टडीज इवन इन GS 4, जो हमारा आंसर राइटिंग अप्रोच रहता है दैट इज IBC, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन हम काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लिखने की कोशिश करते हैं बिकॉज एग्जामिनर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, सो इट कैन क्रिएट द मैक्सिमम इम्पैक्ट। वो इंटरेस्टेड होगा आपके क्वेश्चन में या नहीं होगा, वो इंट्रोडक्शन डिसाइड करता है। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी आपको अच्छी तरह से लिखना होता है। डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट एन इंट्रोडक्शन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन आवर प्रीवियस वीडियोज़। देन कम्स द बॉडी। बॉडी मेन पार्ट है। बॉडी है जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करती है। एंड यू नो, फॉर राइटिंग अ बॉडी देयर हैज़ टू बी मल्टीपल डायमेंशंस अटैच टू इट, ताकि ना आपकी बॉडी क्वेश्चन के डिमांड को भी एड्रेस कर रही है, एट द सेम टाइम वो स्टैंड आउट भी हो रही है बाकी आंसर से, बिकॉज यू हैव एडेड मल्टीपल डायमेंशंस, यू हैव एडेड डायग्राम्स, यू हैव एडेड स्कीमेटिक डायग्राम्स, यू हैव एडेड फ्लो चार्ट्स, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 तरीके कैसे आप अपने आंसर्स को मल्टीपल डायमेंशनल बना सकते हो। फॉर इंस्टेंस, हमने पहले भी डिस्कस किया है, देयर आर वेरियस अप्रोचेस, जैसे पेस्टल हेज अप्रोच है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। देन स्टेक होल्डर अप्रोच। अब देखो, जो स्टेक होल्डर अप्रोच है ना, वहाँ पे हम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं एंड दिस वर्क्स वेरी वेल इन केस स्टडीज़। ठीक है, केस स्टडीज़ में जो भी आपको केस स्टडी दी गई है उसमें से आप मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर उनके ऊपर इम्पैक्ट या एथिकल इम्प्लीकेशंस जो भी पूछा गया है, यू कैन राइट देम वाया इमेजिनिंग द स्टेक होल्डर्स। इनफैक्ट GS के आंसर्स में भी इट वर्क्स, जहाँ पर आप स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो वहाँ पर आप उनके इम्पैक्ट लिख सकते हो। फॉर इंस्टेंस, स्टेक होल्डर्स कुड बी लोकल गवर्नमेंट, इट कुड बी द स्टेट गवर्नमेंट, इट कुड बी द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इट कुड बी द कॉमन पीपल, इट कुड बी यू कैन से सम इंटरनेशनल बॉडी, मतलब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। इमेजिनेशन के ऊपर है, वुमेन हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, मिडिल क्लास हो सकती है, ओल्ड एज हो सकती है, you know, multiple stakeholders. तो stakeholder approach can also work in some of the answers. Then next is temporal approach. Temporal होता है कि आप पास्ट, प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर के बेसिस पे एनालिसिस करो। एंड लास्टली प्रोज एंड कॉन्स। मोस्टली ना आपसे पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के आप बेनिफिट्स बताओ। परफेक्ट, बेनिफिट्स आपको बताने हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू राइट द कॉन्स और द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, बॉडी में आपको दोनों एस्पेक्ट्स दिखाने होते हैं। ऑब्वियसली जो आपसे बेनिफिट्स पूछे गए हैं तो बेनिफिट्स की लिस्ट लंबी हो जाएगी, चैलेंजेस पूछे गए तो ब्रॉडली आप चैलेंजेस बता दोगे बट थोड़े बहुत बेनिफिट्स भी बता दोगे, तो दोनों चीज़ें ही लिखनी होती हैं। तो आज बेसिकली हम इन चारों अप्रोचेस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले हम आते हैं पेस्टल हेज। अब इसमें क्या है कि आप किसी भी टॉपिक पे एनालिसिस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जियोग्राफिकल, एथिकल और मॉरल, डिपेंडिंग अपॉन कितने इनमें से पॉइंटर्स फिट होते हैं। सारे तो नहीं होंगे बट जितने होते हैं उतना आप कोशिश कीजिए फिट करने की। क्वेश्चन पेपर में ना पहले ये लिख लो ताकि आपको याद रहे, राइट। अब इसमें अगर हम एक क्वेश्चन है जैसे हाउ डज पेट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजिशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया। अब इसमें हम ये पेस्टल हेज एनालिसिस कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, PYQ है, कोशिश कीजिए इसको खुद से अटेम्प्ट करने की। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे फिट होता है। अब ना जैसे आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप पेट्रियार्की के बारे में बता सकते हैं एंड देन यू कैन राइट द इम्पैक्ट्स, द स्ट्रेट अवे द इम्पैक्ट्स। ठीक है, यू कैन राइट द पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट में आप ये लिख सकते हो कि because of patriarchy women don't have that kind of political representation। अब क्योंकि उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो पॉलिसीज़ और लॉज उनके फेवर में नहीं बनते, जिसकी वजह से इवेंचुअली उनकी एम्पावरमेंट नहीं हो पाती। तो पॉलिटिकली इम्पैक्ट है, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट है कि पेट्रियार्की की वजह से ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट करता है। वुमेन अगर सेम काम भी करे उनको नहीं मिलती है उस तरह से पेस जो मेन को मिलती है। टॉप पोजीशंस में हम थोड़ी बहुत वुमेन को ही देखते हैं एंड दे मेक नेशनल न्यूज़, है ना। यू कैन कोट द एग्जाम्पल ऑफ इंदिरा नूई और बायोकॉन के किरण मजूमदार शॉ, मतलब ऐसे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि टॉप पोजीशंस में जो वुमेन आते हैं दे मेक नेशनल न्यूज़ बिकॉज
मुट्ठी भर है। उनको देखा ही सोशल इम्पैक्ट नहीं आप लिख सकते हो कि हम उनको देखते ही केयर गिवर्स या होम मेकर्स की नज़रिए से हैं। प्राइमरी ब्रेड विनर अभी भी मैन ही है। और ये कहाँ से मैनेट होता है, ये होता कहाँ से मैनेट है? इट ऑल इमानेट्स फ्रॉम पेट्रियार्की। टेक्नोलॉजिकल में आप ये लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी जितने लेवल पे एडवांस हो रही है, जितना कर्व मेन का है टेक्नोलॉजी जितना उनको एम्पावर कर पा रही है, वुमेन तो कहीं आसपास भी नहीं है। तो इसमें जहाँ जहाँ फिट होता है आप वो सब ऐड करते जाइए। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है टेम्पोरल अप्रोच। अब टेम्पोरल अप्रोच में ना ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। The question is, to what extent globalization has influenced the core of cultural diversity in India? अब इसमें आप देखेंगे, अब इसमें आप लिख सकते हैं प्री ग्लोबलाइजेशन एरा में कैसा था, ग्लोबलाइजेशन के दौरान, और अभी प्रेजेंट एज में कैसा है। जैसे प्री ग्लोबलाइजेशन में आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी थी वो काफ़ी यूनिक थी। दैट वाज मोर और लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस ओनली, चाहे वो खाने में हो, चाहे हमारी ड्रेसिंग में हो, यू नो ऑल द कल्चरल जो प्रैक्टिसेस है दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस ओनली। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उनका थोड़ा बहुत रोल दिखा, एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी उन्होंने, वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी, तो थोड़ा बहुत कल्चर वहाँ दिखता है। फिर ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, फिर पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, अभी तो इंफॉर्मेशन एज है। अभी क्या है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में तो जो वो कल्चरल बाउंड्रीज है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो कहीं सेम ही होती जा रही है, कम ही होती जा रही है। ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर एंड द मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर है सॉर्ट ऑफ मर्ज्ड, ठीक है। बहुत ही पॉकेट्स हैं जहाँ पे वो कल्चर अभी भी प्रिजर्व्ड है, बहुत ही कम पॉकेट्स रह गई हैं। तो इसमें आप कंक्लूजन में कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चरल रिवाइवलिज्म भी लिख सकते हो। मतलब पॉइंट में क्या पहले से लेकर अभी तक क्या हुआ, प्री ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, इस तरह से आप अपने आंसर को डिवाइड कर सकते हो। टेम्पोरल होता है टाइम के बेसिस पे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उस हिसाब से। तो एक हमारे पास ये अप्रोच हो सकती है। एंड देन प्रोज एंड कॉन्स अप्रोच। अब ये तो काफ़ी सिंपल है, जैसे ना साइबर डोम के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब इसमें ना आपको बताना है कि कैसे वो क्राइम्स को, इंटरनेट क्राइम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो आप उसके बेनिफिट्स लिख दो कि काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एंड क्विक रिस्पॉन्स होगा, कोऑर्डिनेशन बेटर होगी, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेगा, ऑल ऑफ दैट। बट डिसएडवांटेजेस, कॉन्स भी लिखने ज़रूरी है। तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि रिसोर्स इंटेंसिव है, प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपसे यही उसके बेनिफिट्स पूछे गए हैं कि कैसे वो इंटरनेट क्राइम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप उसके कॉन्स भी लिखोगे, डेफिनेटली लिखोगे, जिससे कि आपका जो आंसर है स्टैंड आउट करेगा। तो ये ना कुछ अप्रोचेस हैं। उसके बाद स्टेक होल्डर अप्रोच है, जैसे हम एक केस स्टडी कभी सॉल्व करेंगे तो उससे मैं आपको बताऊंगी कि आप मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कीजिए और हर एक स्टेक होल्डर को सेंटर पे रख के फिर अपना आंसर अटेम्प्ट कीजिए। So these can be the 4 approaches that were being talked about in this video, and you know we also have an answer writing program। और मैं इसी बात को बार बार आइटरेट कर रही हूँ कि अगर आपके मार्क्स इतने नहीं बन रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंटली प्री क्लियर कीजिए, तो प्लीज़ मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, इफ़ यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ, इफ़ यू हैव मेड इट टू द मेंस, तो फिर वी विल शिफ्ट यू टू द मेंस टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हम उसमें कुछ एडिशनल आपको कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे आपसे, बट जस्ट टू इंश्योर कि आप मेंस के लिए तैयारी कीजिए। देखो बच्चे, ये टाइम ना मेंस की तैयारी के लिए है, दिस इज़ दी रियल ट्रूथ। और अगर आप जितना मर्जी टाइम वाइल पे कर लो, अगर आप इस प्रोसेस में हो तो यू हैव टू पुट इन योर 100%। जितने भी टाइम के लिए इस प्रोसेस में हो, उसी से आपका जो जो प्रिपरेशन का टाइम है वो कम होगा। नहीं तो आप साल दर साल इसी में लगे रहोगे, इसी रट में लगे रहोगे। तो अवॉइड करने के लिए नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट, एंड दिस इज़ द टाइम फॉर मेंस प्रिपरेशन अंटिल दिसंबर एटलीस्ट। और अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है देन तो यू हैव टू गो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन। और अगर आपका स्कोर डिसेंट बन रहा है, सो यू ऑल्सो हैव अ लाइव मेंस क्रैश कोर्स विच विल स्टार्ट सून। और इसमें ना हम कंटेंट, बिकॉज अगर आपको आंसर राइटिंग करना है ना, तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस ऐड करने की बात करते हैं, लेकिन अगर कंटेंट नहीं है ना आपके पास तो कुछ नहीं होगा। तो वो कंटेंट हम कवर करेंगे अपने मेंस क्रैश कोर्स में। और अभी अर्ली बर्ड चल रहा है, सब कोर्सेज पे अर्ली बर्ड चल रहा है। तो अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो दिस इज़ द टोल फ्री नंबर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस। एंड लास्ट में ना मैं ये कहना चाहूँगी, देखो ऐसे वीडियोज़ ना आई वॉन्ट टू मेक मोर, बट आई वॉन्ट योर सपोर्ट। तो अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि मैम ऐसे वीडियोज़ और बनाओ, तो डेफिनेटली आई विल मेक मोर वीडियोज़, बिकॉज मेंस आंसर राइटिंग हैज़ बीन माई स्ट्रॉन्ग सूट एंड आई हैव स्कोर्ड really good marks in mains. Interview not so much, but mains yes.
और स्पेशली जीएस में खास करके। तो अगर आप चाहते हैं तो हम एक्रोनिम्स, वीडियोस, फ्रेमवर्क, स्कीमेटिक डायग्राम्स आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड either for mains this year or for mains next year, but this is the time to prepare for mains and I have not I'm just repeating this fact again and again एंड मैं करती रहूँगी। जब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करो, नहीं, बिल्कुल भी मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि ये टाइम आपको मेंस की तैयारी करना है। अगर आप कुछ और नहीं करना चाहते, कोई पेड कोर्स नहीं करना चाहते, स्टार्ट राइटिंग PYQs, ठीक है। 2023 के पेपर से शुरू हो जाओ और पीछे पीछे जाके PYQs लिखो। और अगर वो भी नहीं करना है तो टॉपर्स की कॉपीज़ अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनके जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को लिख लो और कंपेयर कर लो टॉपर कॉपीज़ के साथ। ये एक्सरसाइज कर लो अगर आप किसी पेड मॉड्यूल के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं तो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच।